Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to start stereochemistry of organic compounds. Friends, ये मेरा पहला लेक्चर है आज का. स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये. अब देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है तो हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है. फ्रेंड्स देखिए, हम जब पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं तो आपको पता है कि ये कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो लगभग सबसे अलग टेंडेंसी शो करता है. इसके इतने सारे कंपाउंड्स इस नेचर में प्रेजेंट है कि इसके लिए हमको एक अलग केमिस्ट्री बनाने की जरूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स की कंबाइंड स्टडी करते हैं. इसमें मेनली हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं. हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड उसके अलावा कार्बन की टेंडेंसी होती है अदर एलिमेंट्स के साथ, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, इन सब के साथ बॉन्ड्स बनाने की. तो कार्बन इन सब के साथ भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है. तो इन सारे कंपाउंड्स की भी जो कलेक्टिव स्टडी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है. तो अगर आपको फ्रेंड्स केमिस्ट्री में मास्टरी करनी है या अगर कैरियर बनाने की सोचता है केमिस्ट्री में, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसी न किसी रूप में पढ़ना ही होगा. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है. अब चलिए हम बात करते हैं कार्बन की. अगर हम देखें कि कार्बन की बात करते हैं हम, तो कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल में आपका 6th एलिमेंट है, 6 नंबर का एलिमेंट है. अगर इसकी हम पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो इसका ग्रुप नंबर होता है वो होता है 14. पीरियड नंबर होता है इसका 2nd. एंड पोजीशन मैंने आपको बताई है 6th पोजीशन है फ्रेंड्स. इट मीन्स ये आपका क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है. जो कार्बन फैमिली होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इसका फर्स्ट मेंबर होता है कार्बन. तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका 1s2, 2s2 एंड 2p2. इट मीन्स कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके फ्रेंड्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन के पास. लेकिन जब हम बात करते हैं, अगर इससे आगे चले, ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन में, तो देखिए फ्रेंड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स नंबर या वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पर देखें तो किसी भी एलिमेंट के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो आउटर शेल है डेट इज 2nd शेल, वहां पर S में 2 इलेक्ट्रॉन एंड P में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो टोटल यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कार्बन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 एंड 2p2. इस तरह से S में 2 इलेक्ट्रॉन एंड P में 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता लग गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. अब इससे आगे बात करते हम देखते हैं कि अगर आप कार्बन की स्टडी आपने करी होगी तो देखा होगा कि मेनली कार्बन 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है. अब आपको ये भी पता है कि किसी भी एलिमेंट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम उसमें बात करते हैं उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होने चाहिए. अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो इट मीन्स उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. लेकिन क्या होता है, यहाँ पर आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. अब इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना होगा, ये एक S का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो आपका एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है. तो ये होती है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट. इस तरह से तो आपको पता लग गया. देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p था. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया 2s1 एंड 2p3. होगा यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स अब यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, इस तरह से 4
बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। अब वो ये डिपेंड करता है कि वो चारों बॉन्ड एक सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के साथ फॉर्मेशन होंगे या अलग अलग टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स के साथ फॉर्मेशन होंगे, वो हम आगे बात करेंगे। तो आपको इतना पता लग गया कि 4 वैलेंसीज है कार्बन की। अब इस 4 वैलेंसीज की जब हम आगे बात करते हैं तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम देखें कि ये 4 बॉन्ड किस तरह से फॉर्म करेगा कार्बन, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब में काम आता है। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हमको ये एक्सप्लेन करता है कि कार्बन में जो इसकी 4 वैलेंसीज होती है उनके पास क्या होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। 4 वैलेंसीज जो मिलकर क्या करती है, 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। ये होते हैं आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताता है। तो हाइब्रिडाइजेशन से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन किस तरह से आपकी क्या है 4 वैलेंसीज का फॉर्मेशन करेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इस तरह से इसके पास क्या है 4 वैलेंसीज है कार्बन के पास। अब इससे आगे चलते देखिए 4 वैलेंसीज आपको पता लगे, मीन 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन को। अब ये 4 बॉन्ड किस तरह की ज्योमेट्री में अरेंज होंगे कार्बन के अराउंड, ठीक है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा आपको, ये आपको एक्सप्लेन करती है VSEPR थ्योरी। देखिए 4 वैलेंसीज होगी, ये तो आपको मिल गया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये तो पता लग गया हाइब्रिडाइजेशन से। अब ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह की ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, ये आपको पता लगेगा VSEPR थ्योरी से, दैट इज वैलेंशियर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी आपको बताती है डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज के बारे में। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर्स है, लोन पेयर डिफरेंट नंबर्स में प्रेजेंट है, तो कोई भी एटम के अराउंड उनकी ज्योमेट्री किस तरह से होगी वो आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से पता लगेगा। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। अब VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको पता है कि जो कार्बन की आपने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करी, तो कार्बन में ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत काम की बात है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चारों कार्बन के अराउंड चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे। किस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से होती है। ये आपकी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कार्बन की। तो बात हो गई VSEPR की भी। इसके बाद फिर फर्दर इनर बॉन्डिंग को हम MOT से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आपको यहाँ पर ये सब बताने का पर्पस क्या है, आपको ये लग रहा होगा कि हम सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बहुत छोटी क्लास की बात है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये चाहता हूँ आपको बताना कि हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी हमको जरूरत क्या है पढ़ने की, मतलब क्यों हम इसको चाहते हैं कि हमने चलो पढ़ लेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री होती है क्यों, लेकिन इसका रीजन तो पता लगे कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी हमको कि हमको एक स्टीरियो केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट बनाना पड़ा स्टडी के लिए, क्यों हमको बनना पड़ा। तो बस यही यहाँ पर मेरा आपका समझाने का पर्पस है कि देखिए आपको ये तो पता लग जाएगा कि 4 वैलेंसीज है, वो 4 वैलेंसीज किस तरह से अरेंज होगी, वो उसके लिए VSEPR थ्योरी है, बॉन्डिंग के लिए MOT है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये जो बात करता हूँ, देखिए ये सब भूल जाइए, अब सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए जो ये मैं आपको टेट्राहेड्रल वर्ड बता रहा हूँ। देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें चारों बॉन्ड आपके अरेंज है, ये क्या होती है फ्रेंड्स, प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होती है। जो आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है प्लेनर ज्योमेट्री ना होकर 3D में अरेंज होती है ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने जो ये आपको बताया है ये फॉर स्ट्रक्चर बना के, ये एक्चुअली में सही स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें 3D टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह से आप शो करते हैं कि इसमें आपके जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो तो होते हैं आपके प्लेन में, जो आप जिस प्लेन में आपका सारा वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपकी एक बॉन्ड होता है वो तो होता है अबाव द प्लेन एंड एक बॉन्ड होता है बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के पीछे। एंड इन चारों बॉन्ड्स के बीच में 109 डिग्री 28 सेकंड का क्या होता है, बॉन्ड एंगल मेंटेन रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है 3D में ज्योमेट्री,
तो यहाँ से आपका ओरिजिन होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का। स्टीरियो वर्ड का मतलब ही अपने आप में होता है 3 डायमेंशनल। तो इस वजह से ये सब मैंने आपको बातें बताई थी कि स्टीरियो केमिस्ट्री शुरुआत की हुई, क्यों हमको जरूरत है। बिकॉज कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, 2 डायमेंशनल नहीं होती है, 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल की वजह से ही इसकी बहुत सारी रिएक्शन पे अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है हमको, इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का ओरिजिन यहाँ से मानते हैं हम फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए हम आगे बात करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप, बहुत बेसिक सी बातें थी, हमने सबने पहले पढ़ रखी है, समझ आ गया होगा। बस ये बताने का पर्पस था कि स्टीरियो केमिस्ट्री की जरूरत क्यों हुई हमको। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसकी देखिए कुछ बात करें कि स्टीरियो केमिस्ट्री शुरुआत कैसे हुई होगी, कहाँ पे पहले किसी साइंटिस्ट ने देखा होगा, तो इसके जो हिस्ट्री देखते हैं हम, तो सबसे पहले जो लुई पास्चर है, लुई पास्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, इसकी स्टडी करी थी 1849 में। एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1849 में सबसे पहले इसको स्टडी किया था लुई पास्चर। पास्चराइजेशन प्रोसेस आप पढ़ते, मिल्क का बहुत अच्छा प्रोसेस है बैक्टीरिया का यूज करके। लुई पास्चर वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रोसेस दिया था पास्चराइजेशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या था 1849 में टार्टरिक एसिड पर एक एक्टिविटी देखी थी। देखिए एक्चुअली क्या उन्होंने एक्टिविटी देखी थी, बाद में और साइंटिस्ट ने देखा था। एक्टिविटी क्या देखी थी, देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री आज हम जो पढ़ते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोटेट करते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोटेट नहीं करते। इन्होंने क्या देखा था, लुई पास्चर ने टार्टरिक एसिड के कुछ नमूने लिए थे, कुछ सैंपल्स लिए थे वाइन से। वो सैंपल ऐसे थे, वाइन से लिए हुए सैंपल, जो क्या थे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे थे। और उसी के अपोजिट कुछ अदर सोर्सेज से लिए गए जो टार्टरिक एसिड के सैंपल थे, वो क्या थे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते थे। तो ये उनको फिनोमिनन दिखा कि मतलब कुछ तो डिफरेंस है दोनों टार्टरिक एसिड, लेकिन क्या है, एक तो वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, एक ऐसा है जो रोटेट नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने अपना काम यहीं पर रोक दिया। मतलब एक तरह से यहाँ 1849 से क्या स्टीरियो केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद आपके 1874 में 2 साइंटिस्ट थे, एक तो वॉन्टॉफ थे और एक लीबेल थे, वॉन्टॉफ एंड लीबेल। सन 1874 इन्होंने क्या है, जो ये लुई पास्चर ने फिनोमिनन देखा था, इसका एक्सप्लेनेशन दिया 1874 में कि वो मॉलिक्यूल पीपीएल को रोटेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पर जो अरेंजमेंट था कार्बन एटम के अराउंड चारों वैलेंसीज का, वो क्या था, डिफरेंट था। मीन्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी कार्बन की। इस फिनोमिनन का इन्होंने ये आंसर दिया था कि कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से उनके एक कार्बन का राउंड जो एटम्स का अरेंजमेंट था वो डिफरेंट था। इस वजह से क्या था, उसके कुछ टार्टरिक एसिड के सैंपल्स ने पीपीएल को रोटेट किया था। तो ये जस्ट एक जनरल नॉलेज की बात है कि मतलब 1800 के बाद जो है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से हम क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री की हिस्ट्री देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले आप देखिए, सबसे पहले कार्बन को इमेजिन करना सीखिए। देखिए मैं आपको अभी तक बोलता है कि कार्बन जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्पेस में हो सकती है। हम एक्चुअली में अपना सारा काम कहाँ करते हैं, पेपर पर करते हैं। और पेपर क्या होता है आपका, 2 डायमेंशनल होता है। तो इट मीन्स आपको इस टेट्राहेड्रल को इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पेपर पर ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो उसको हम एक क्या ड्रॉ करना सीख लेते हैं कि किस तरह से आप, अगर आपको एक 3D ज्योमेट्री, देखिए अगर आपको एक 3D ज्योमेट्री को पेपर पर बनाना हो तो इस तरह से आप शो करते हैं बॉन्ड्स को। ये होते हैं आपके सॉलिड बॉन्ड्स जो टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, एंड ये होते हैं डॉटेड बॉन्ड जो होते हैं अवे द व्यूअर। ओके फ्रेंड्स, ये तो होता है इसका 3D रिप्रेजेंटेशन ऑन अ 2D पेपर और 2D ब्लैक बोर्ड।
लेकिन अगर आप इसी को 2D में बनाना चाहे, 3D स्ट्रक्चर को, तो किस तरह से बनेगा वो देखें। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर आप बात करें ये हम एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें देखिए आप चारों बॉन्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये है ओके। अब देखिए ये है आपका 3D में, कॉर्नर में आपके ये डायग्राम भी चल रहा है, उसी को मैं बता के दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से होगा। तो देखिए अगर आप इसको एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना चाहिए, सपोज आपका पेपर है ओके फ्रेंड्स। तो देखिए समझिए आप किस तरह से है, ये दोनों वैलेंसीज तो आपकी इस बोर्ड में, इस प्लेन में, ये वाली वैलेंसी बोर्ड के पीछे, ये वाली वैलेंसी बोर्ड के बाहर, मीन्स एक्स वाई इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, डब्ल्यू इज बिलो द बोर्ड एंड जेड इज अबव द बोर्ड ओके। नाउ अब देखिए इसके आप इमेज बनाइए। अगर आप इसको एक पेपर पे रखेंगे ऊपर, सपोज आपका पेपर इस तरह से, आपने क्या इस मॉलिक्यूल को इस तरह से ऊपर रख दिया, हम क्या कर रहे हैं, जहां पर जो पॉइंट आ रहा है उसका एक डॉट बनाएंगे नीचे की तरफ। देखिए कार्बन को सबसे पहले आप क्या लीजिए, यहां पर ले लीजिए ओके। ये कार्बन को आपने ले लिया। अब देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं इन दोनों की, तो ये दोनों सेम प्लेन में, ये दोनों आपके सेम प्लेन में। यहां पर ये हो गया आपका ये x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका z एंड ये हो गया आपका w। मतलब एक तरह से क्या है, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपका, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, या इसको हम देखिए दूसरी, अगर चलिए यहाँ से आपको इतना अच्छे से नहीं समझ आया तो इसको एक और तरीके से देख सकते हैं हम। देखिए किस तरह से आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों वैलेंसीज को उठा के सीधा कर दीजिए। जैसे क्या है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाली को पकड़ के सीधा कर दिया, सामने की तरफ रोटेट कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये दोनों प्लेन वाले क्या होंगे, पीछे चल जाएंगे आपके। ऐसा ही तो हो रहा है। अगर आप इनको यूं सामने लिया है तो ये दोनों क्या एक्स एंड वाई पीछे चल गए आपके। तो ये किस तरह से हो जाएगा आपके, देखिए इनको अगर आप यूं करेंगे, दोनों को पकड़ के यूं सामने लेके आ गए, तो क्या होगा आपके, ये क्या होगा आपका, W ऊपर चल गया, Z नीचे आ गया, एंड ये एक्स एंड वाई क्या दोनों पीछे चल गए। ये x एंड ये y ओके फ्रेंड्स। तो ये भी क्या हो गया आपका, इस तरह से ये बन गया x y w एंड z। तो ये इसका क्या है आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये आपका क्या है 3D को 2D में कन्वर्ट करने की टेक्निक है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। आगे जब हम डिटेल में चालू करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो वहां पे मैं आपको पूरा ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बस ये बताने का मेरा यही मोटिव है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से 3D को एक 2D में इमेजिन करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है फ्रेंड्स स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होना। जब तक आपकी 3D में इमेजिनेशन पावर अच्छी नहीं होगी स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इमेजिन करना सीख लीजिए, 3D में कार्बन को इमेजिन करना सीख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये था जनरल इंट्रोडक्शन आपका। अब आप मेन चालू करेंगे हम स्टीरियो आइसोमरिज्म। यहां से हम आगे बढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब चलिए
इस वर्ड को तो हटा दीजिए साइड में। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म और व्हाट इज आइसोमर्स। देखिए आइसोमेरिज्म क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड होता है, जो मीन्स इक्वल एंड मेरर्स मीन्स पार्ट, इक्वल पार्ट होते हैं। ये जो टर्म थी आपके साइंटिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट थे आपके जैकब बर्जीलियस, उन्होंने 1930 में कॉइन करी थी, कॉइन्ड बाय जैकब बर्जीलियस इन 1930। जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहे, जैकब बर्जीलियस ने क्या है आइसोमेरिज्म को दिया था 1930 में। तो देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, आइसोमेरिज्म यानी इक्वल पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी सिंगल कंपाउंड में आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे। हमेशा मिनिमम 2 कंपाउंड्स लेंगे हम जब भी आइसोमेरिज्म डिस्कस करना होगा या आइसोमर्स की बात करनी होगी। तो देखिए आइसोमेरिज्म वो फिनोमिनन होता है कि जब 2 कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये फिनोमिनन तो हुआ आइसोमेरिज्म। और वो दोनों कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइडेंटिकल है, लेकिन जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, वो क्या होते हैं आपस में आइसोमर्स होते हैं। तो सिंपल सी हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म की बात करें, जब हम आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिनन इन विच 2 कंपाउंड्स हैव सेम molecular formula, same molecular formula but different chemical structures. So this phenomenon is known as isomerism, and these compounds are known as their isomers. So isomers are those compounds which have identical formula, molecular formula, but different chemical structure. ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका आइसोमेरिज्म। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप देखें N2H4Cu, N2H4Cu आपका क्या एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप इसकी देखें तो इसके 2 आइसोमर्स हैं, एक तो है ये और एक है ये। ये है आपका अमोनियम साइनेट, ओके, एंड ये है आपका यूरिया। So they both are isomers to each other. Ammonium cyanate are the isomer of urea. Urea are the isomer of ammonium cyanate, and they both are isomers. And their molecular formula will be same. तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए इनके क्या है, अब आइसोमर्स में देखिए एक और बात आती है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है, होती है। अगर ये देखिए, ये है आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, एंड जो आपका यूरिया है ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आइसोमेरिज्म का आइडिया लग गया होगा, क्या होते हैं आइसोमर्स, क्या होते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट होता है, बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाती है मॉलिक्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिवाइड करते हैं इस आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
that is your structural isomerism and stereoisomerism, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं इस लेक्चर में, जिसकी हम बात करेंगे आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में। ये बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम बट द स्ट्रक्चर शुड बी डिफरेंट। कंपाउंड्स और टू कंपाउंड्स विच हैव सेम molecular formula but their chemical structure are different, then these type of compounds are known as structural isomers, and this phenomenon is known as structural isomerism। नाम से पता लग रहा है आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, इसलिए इसको हमने बोला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल या रीजियो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसके जो दूसरे नाम है आपके, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और रीजियो आइसोमर्स। ये टर्म ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है ये रीजियो। 5 टाइप्स की होती है आपकी, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक तो मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देखिए फ्रेंड्स क्या होती है। कीटोन इंटर कन्वर्ट होता है आपके इनॉल में, ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इसकी क्या है, इनॉल फॉर्म है। ओके, टॉटोमेरिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल कीटोनॉल, या फिर जो आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, या फिर आपके जो ज्विटर आयन इफेक्ट होता है अमीनो एसिड्स में, ज्विटर आयन इफेक्ट, वो होती है आपके टॉटोमेरिज्म का अच्छा एग्जांपल। ओके, मेटामेरिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अराउंड जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। तो मेटामेरिज्म का एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपका क्या है, डाई इथाइल ईथर। इसी का जो मेटामर होता है आपका वो होता है मिथाइल इथाइल ईथर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपस में क्या, देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ईथर है, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ईथर के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप अटैच है। इधर एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्या इथाइल है, तो ये आपस में क्या है, मेटामर है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इनको रीजियो आइसोमर्स भी बोलते हैं, बस आप ध्यान रखना। अब हम मेन अपने टॉपिक पर आते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, क्या मतलब होता है। स्टीरियो मीन्स आपका है 3D, इट मीन्स इट इज अ 3D आइसोमेरिज्म। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, स्ट्रक्चर में तो क्या था, केमिकल फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन जो केमिकल स्ट्रक्चर था आपका डिफरेंट हो गया था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स के फॉर्मूला भी सेम होंगे, स्ट्रक्चर भी सेम होंगे, मीन्स सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग भी सेम होगा। फर्क क्या आएगा उनके 3D या स्पेशल अरेंजमेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो हियर इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म योर
chemical formula and structure will be same, but spatial arrangement of atoms are different. ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, उनके सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, लेकिन जो आपका 3D या स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, दैट इज conformational and configurational, 2 types of stereoisomers। इनको आप कहते हैं रोटामर्स, कॉन्फॉर्मेशनल को, कॉन्फ़िगरेशनल को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये होता है आपके एक तो ऑप्टिकल एंड एक होता है आपके ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, इनेंशियोमर्स एंड डायास्टीरियोमर्स, एंड ज्योमेट्रिकल होते हैं आपके सिस एंड ट्रांस। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन। ये था आपका ब्रीफ डिस्कशन स्टीरियो केमिस्ट्री पर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को ही आगे बात करेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म पर जो हमने इसके टाइप्स देखे हैं इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।